काम किया और प्राइस लेवल को आपने कैलकुलेट किया कि वी आर द डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी, अगर इस पर बात हो जाए तो थोड़ा सा प्रश्न आपका बन ही जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर ये सारी चीजों को हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं, 1 kg आपका आलू जो होता है वो आपका 10 रुपी का मान लो होता है, आपके पास 2 kg आपके पास प्याज मान लीजिए वो 50 की होती है, ठीक है। तो जब हम हर चीज को रुपी में कन्वर्ट करते हैं, रुपी में मेजरमेंट करते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपी, वैल्यू ऑफ रुपी कितना होगा, ये कैसे हम कैलकुलेट करें, ये हमारे पास एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट कई आए और उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रुपी, हम मैन मुद्रा की वैल्यू को, मनी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी, हम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन्होंने असमर्थता जताई थी, ठीक है। तो हमने ये इस डिसीजन ये लिखा था कि जब हम दुनिया की हर चीज जिस चीज में मेजरमेंट करते हैं दैट इज रुपीज में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, इस पर भी चर्चा अनिवार्य हो जाती है। तो इकोनॉमिस्टों ने जब कह दिया कि नहीं, वी कांट क्या होता है मेजरमेंट या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी, तो बोला गया कि आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इकोनॉमिस्टों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, कहते हैं वी कैन कंपेयर द वैल्यूज, हम मनी की जो वैल्यूज है उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि पहले से मुद्रा की मूल्य बढ़ा है या घटा है, वे ये हम बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हम नहीं बता सकते। तो इकोनॉमिस्टों ने कहा कि यही सफिशियंट है, आप हमें कंपेयर कर दो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मनी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप परचेजिंग पावर को कैलकुलेट करिए, ठीक है। परचेजिंग पावर के आधार पे यू कैन कंपेयर, आप कंपेयर कर सकते हो। तो इन्होंने मनी की परचेजिंग पावर था कि एक आपका रुपी पहले उसकी क्रय शक्ति क्या थी, बाद में 1 रुपी की क्रय शक्ति क्या थी, अगर ये मैं कैलकुलेट कर लूं तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट एग्री हो गए कि नहीं, अगर आप क्रय शक्ति के आधार पर बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो रही है या इनहेंस हो रही है, तो वो मेरे लिए सफिशियंट है। तो वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू ऑफ मनी को काउंट करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने इस पॉइंट को रखा और उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में अगर हम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हमें वस्तु के मूल्य के रूप में कंपेयर करना होगा, ठीक है, वस्तु के मूल्य में के रूप में कंपेयर करना होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर 1 रुपए की क्रय शक्ति आपके पास मान लीजिए 10 यूनिट्स है, तो और इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो 1 रुपए की क्रय शक्ति पहले से अब हम 8 यूनिट परचेज करते हैं, ठीक है, सपोज दैट। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी जिसको मैं स्मॉल पी से दिखा रहा हूं, इट इज इनवर्स रिलेटेड विथ प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये फार्मूला इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये फार्मूला इन्होंने एक्सेप्ट किया। यहां पर ये स्मॉल पी जो आपका है दैट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ मनी, एंड हियर कैपिटल पी जिसको मैंने फुल फॉर्म में यहां प्राइस लिखा, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इन्होंने प्राइस ऑफ कमोडिटी को इसको कहा। तो ये एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुआ कि रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि इकोनॉमी में किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वो वैल्यू ऑफ मनी से इनवर्स रिलेटेड होता है। मींस अगर इकोनॉमी में प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगी,
आप देखते भी होंगे कि इकोनॉमी में लगातार वस्तु मूल्य बढ़ता जा रहा है। आज 1 रुपए की वैल्यू कितनी कम हो गई है। जबकि आपके पूर्वजों के समय में, दादाजी, बाबा जी के समय में वास्तव में मूल्य स्तर बहुत कम हुआ करता था और वहां पर वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ये आप कहानियों में सुनते होंगे। बट इन द प्रेजेंट इरा प्राइस ऑफ कमोडिटी बहुत अधिक हाइक हो गया है। अब 1 रुपी की वैल्यू बहुत कम हो गई है और आप देखोगे 1 रुपी अगर कॉइन आपको कहीं घर पे मिल जाता है तो आप ऐसे नेग्लेक्ट करते हो जैसे आप उसको जानते भी नहीं। क्लियर है ना? तो और आज हमारे जमाने में जब हम लोग 2001-2 में, ठीक है, जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में किया करते थे तब 1 रुपी ही पॉकेट मनी मिला करती थी। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ मनी इनवर्सली रिलेटेड विथ प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इकोनॉमिस्टों ने ये कहा कि अगर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी निकाल लेते हैं तो इस फार्मूले में रख देंगे तो वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी को इकोनॉमिस्टों ने स्मॉल पी से कैलकुलेट किया। स्मॉल पी इक्वल टू 1/p ये फार्मूला बनाया, ये रिलेशनशिप दिया और इन्होंने कहा पी को डिटर्मिनेशन करना है और पी को डिटरमाइन करना है तो मुद्रा के संदर्भ में ये पी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा चलो पी का मान निकाल लो, वैल्यू ऑफ मनी इस फार्मूले में रख देंगे, कैलकुलेट हो जाएगी। चलो, तो फिर वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए सारे अर्थशास्त्रियों ने एग्री हुए कि हम क्यों ना पी का मान कैलकुलेट करें। और पी के मान को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया, फिशर का, जो फिशर की थ्योरी आई, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा परिमाण सिद्धांत आया। मुद्रा परिमाण सिद्धांत पहला आया सिद्धांत, और इस सिद्धांत के आधार पर पहली बार वस्तु के मूल्य को कैलकुलेट करने की बात यहां पर की गई। वस्तु के मूल्य को कैलकुलेट करने की जब बात की गई तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य भी, मुद्रा क्या जो मूल्य होता है ये भी वस्तु के मूल्य की तरह क्यों नहीं आप निर्धारित करते हो। इन्होंने कहा कि जैसे वस्तु का मूल्य उसकी डिमांड एंड सप्लाई की पावर के आधार पर आप कैलकुलेट करते हो, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के आधार पर आप क्यों नहीं कैलकुलेट करते हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो डिमांड ऑफ मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर होगी वहां पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। ये अर्थशास्त्रियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो चलो डिमांड ऑफ मनी क्या होती है। डिमांड ऑफ मनी, पहला पॉइंट हमारा बन जाता है, डिमांड ऑफ मनी का बन जाता है। मुद्रा की मांग क्या होती है। याद रखना, मुद्रा की मांग ड्राइव्ड होती है, व्युत्क्रम होती है। पूछे कैसे। आप कहोगे सर मुद्रा वास्तव में वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए प्रयोग की जाती है। जब मुद्रा का प्रयोग हम वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने के लिए किए जाते हैं तो वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग मुद्रा की मांग को निर्धारित करता है। जैसे आप घर से निकलते वक्त क्या बोलते हो कि मुझे मार्केट में जाना है। आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ठीक है चले जाओ। आप कहते हो मुझे एक बुक लेनी है, तो पापा जी पूछते हैं बुक कितने की है, हाउ मच प्राइस। आप बोलते हो 500 की। तो पापा जी समझ गए इसकी मुद्रा की मांग कितनी है, 500 है। फिर बोलते हैं बेटा और कुछ कार्य करना है। हाँ, फ्रूट्स मम्मी ने बोला लेना है, 1 kg मुझे फ्रूट्स लेना है। कितने के मिलेंगे, 80 का मिलेगा। ठीक है, पापा समझ गए 80 रुपी और देना है। ठीक है, फिर पूछते हैं और कोई काम क्या है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की 3 बोतलें लेनी है। ठीक है, 90 रुपी का है, 3 kg 3 लीटर मान लीजिए मुझे लेनी है। ठीक है, इंटू आपके पास मान लो 90 की है, 27। तो आपका जो मनी डिमांड होगी, इन सारी मनी डिमांड को आप जोड़ दोगे और इतना मनी लेकर के आप जाओगे, कुछ इतनी मनी आप लेकर के जाओगे मार्केट में, तो दिस इज इनडायरेक्टली आप मनी की डिमांड कर रहे हो इन द रेस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी। आपने पापा जी से कमोडिटी बताया, पापा जी ने मल्टीप्लाई करके मनी डिमांड को कैलकुलेट कर लिया। तो
लाइफ में इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिमांड ऑफ मनी, तो हमको क्या करना है, कमोडिटी की मात्रा उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा इकोनॉमी में हाउ मच डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो फार्मूला आपका बन जाता है कि एक कमोडिटी Q1 उसके मूल्य को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी कमोडिटी Q2 उसके मूल्य को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास तीसरी कमोडिटी Q3 उसके मूल्य को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस डॉट 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 जितनी इकोनॉमी में कमोडिटी आप लेना है, Qn कमोडिटी लेना है, उसके मूल्य से आप मल्टीप्लाई कर दो, आप कैलकुलेट कर लोगे डिमांड ऑफ मनी, सिग्मा पी क्यू ना। सिग्मा पी क्यू ये आपके पास सामान्य मूल्य है, पी एंड क्यू सामान्य वस्तु, सभी को समीशन मैंने कर दिया। अब इसको प्रोफेसर फिशर ने कहा सिग्मा पीटी में कन्वर्ट कर लो। टी क्या है, इसमें क्यू में केवल क्वांटिटी वस्तुओं की मात्रा थी। मान लीजिए आप बाजार में जाते हो, डॉक्टर को दिखाना है। चौथा आपके मत कि डॉक्टर को दिखाना दांत में दर्द है, तो डॉक्टर कितना लेगा, तो आपने अप्रोक्सीमेट बताया कि 600। तो आप एक एक सर्विस लेना चाहते हो, तो ये भी प्राइस तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 600 ये भी ऐड हो गया। जब 600 ऐड हो जाएगा तो 950 हो जाएगा, दिस इज द डिमांड ऑफ मनी। तो सर्विस को भी इंक्लूड कर दो, तो सिग्मा पीटी रिप्रेजेंटिंग द डिमांड ऑफ मनी होगा, वेयर टी रिप्रेजेंटिंग डिमांड ऑफ क्वांटिटी एंड सर्विसेज ट्रांसफर कमोडिटीज। ठीक है, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर कमोडिटी विच इंक्लूडेड क्वांटिटी एंड सर्विसेज। टी किसका रिप्रेजेंट करता है, हस्तांतरण भुगतान का, ट्रांसफर पेमेंट का यहां पर करता है, जो वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में है। तो ये सिग्मा पीटी आप क्या कहोगे, दिस इज डिमांड फॉर मनी या डिमांड ऑफ मनी है। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी आपको जस्ट रिपीट करता हूं, डिमांड ऑफ मनी वास्तव में प्रत्यक्ष न होकर के ड्राइव्ड होती है, अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु की मांग से जुड़ी हुई होती है। अगर वस्तु की मांग बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक वस्तु उसके मूल्य को मल्टीप्लाई कर दो, वी कैन कैलकुलेट डिमांड ऑफ मनी। दूसरी वस्तु उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, वी कैन कैलकुलेट द डिमांड ऑफ मनी। तीसरी वस्तु को उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, वी कैन कैलकुलेट द डिमांड ऑफ मनी। इस प्रकार इकोनॉमी में जितनी क्वांटिटी होंगी सबको हम उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, वी कैन कैलकुलेट द डिमांड ऑफ मनी। और ये हमारे पास फाइनली आ जाता है डिमांड ऑफ मनी का फार्मूला। सेकेंड आपका है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है ये देखो, और सप्लाई ऑफ मनी का यहीं से मुझे याद आता है कि जो चार कॉन्सेप्ट है M1 M2 M3 M4 मच बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों को आप याद करके रट्टा मार के जाइएगा अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। ठीक है, उससे जरूर प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और यहां पर मैं सप्लाई ऑफ मनी को एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो जितने हाथों से गुजरती है उतनी बार अपने मूल्य के बराबर नया कार्य कर देती है। ठीक है, सप्लाई करती है। मान लीजिए 100 का नोट है, हमारे पास है, मैंने 100 रुपए से परचेजिंग किया। ठीक है, ये मैंने एक बार इसको परचेजिंग किया तो ये 100 का कार्य किया। अब जिस व्यक्ति के पास ये गया उसने इस दूसरे व्यक्ति को पेमेंट किया, फिर इसने 100 रुपए का काम किया। तो एक वर्ष में जितने हाथों से होकर के 100 का नोट गुजरती है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जितने हाथों से होकर के गुजरती है 100 रुपये का नोट पूरे साल में अगर 1000 लोगों के हाथ से होकर के गुजरती है तो इसने पूरे साल में सप्लाई ऑफ मनी का काम कितना किया है, सप्लाई ऑफ मनी का काम इतने रुपए के सप्लाई ऑफ मनी का काम किया। जितने हाथों से ये मुद्रा गुजरती है वास्तव में उतनी बार सप्लाई ऑफ मनी का कार्य करती है। अब आप बोलोगे सर इसको कैलकुलेट कैसे करते होंगे, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा साइट पे चले जाइए, आपको हर मुद्रा की वेलोसिटी यानी चलन गति आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं भारत में सबसे ज्यादा चलन गति 500 रुपए के नोट की है।
जो आपका 500 का नोट है, इसकी सबसे ज्यादा चलन गति होती है, इसकी इकोनॉमी में मुद्रा पूर्ति सबसे ज्यादा होती है। तो इकोनॉमी में आपने ये 500 रुपए का जो नोट होता, गवर्नमेंट इसको बहुत अधिक मॉनिटर करती है, आपने देखा होगा। ठीक है, कि इकोनॉमी में जो आपके पास ये जो मॉनिटरिंग होती है इकोनॉमी में, वो 500 रुपए के नोट की जो चलन गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये 500 रुपए का नोट बहुत अधिक इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होता, बहुत एक्टिव रोल अदा करता, इसलिए इसकी चलन गति पर गवर्नमेंट ज्यादा अधिक फोकस करती है और उसी के अनुरूप इकोनॉमी में पब्लिश करती है नोट को, प्रेस करती है नोट को, इकोनॉमी में डालती है। ठीक है, अब आपके पास जितने नोट है सर्कुलेशन में, मान लीजिए आपके पास एक नोट है M1 नोट, दैट इज 10 रुपए का नोट है, तो इसके एक साल में चलन गति वेलोसिटी का मान V1 कितने हाथों से गुजरती है, प्लस दूसरी मुद्रा M2 20 रुपए का नोट है आपके पास, वो कितने हाथों से गुजरती है V2, उसकी चलन गति को गुणा कर दो, प्लस इकोनॉमी में तीसरी नोट है 50 रुपए का नोट, वो कितने हाथों से गुजरती है उसको आप कैलकुलेट कर लो। इस प्रकार जितनी इकोनॉमी में नोट है, सभी नोट की वेलोसिटी को उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको सिग्मा MV कैलकुलेट हो जाएगा। दिस मीन इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, तो हमको इकोनॉमी में मुद्रा तथा उसकी चलन गति को गुणा करना होगा। चलन गति, एक मुद्रा एक वित्तीय वर्ष में कितने हाथ से होकर के गुजरती है और हर बार वो अपने मूल्य के बराबर कार्य कर जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया 100 का नोट है, जितने हाथों से गुजरेगा वो 100 रुपए का हर बार काम करेगा, वो नेशनल इनकम में आपका कैलकुलेट होगा ना। तो इस प्रकार वेलोसिटी का मतलब होता है चलन गति, और इकोनॉमी में आपका जब से इंटरनेट मनी आया है, डिजिटल करेंसी आई है, वेलोसिटी का मान पहले से बढ़ गया है। पुराने जमाने में वेलोसिटी का मान जब तक ATM नहीं थे, इतना अधिक नहीं था जितना वर्तमान में वेलोसिटी है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाना चाहिए कि इकोनॉमी में आपको ये दिमाग में जो भरा पड़ा था कि सप्लाई ऑफ मनी इट विल बी डिपेंड अपॉन पब्लिश नोट या प्रेस नोट इन द इकोनॉमी, जितनी नोट इकोनॉमी में छपी है केवल वही नोट को आप कहते थे सप्लाई ऑफ मनी। नहीं, आपकी नोट इकोनॉमी में मान लीजिए 1000 नोट छपी है, लेकिन अगर इकोनॉमी में वेलोसिटी का मान बढ़ता या घटता है तो इकोनॉमी में, ठीक है, वेलोसिटी का मान बढ़ने या घटने से इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति का मान बढ़ता या घटता जाता है। तो आपके प्रश्न दिमाग में फिर आ गया कि सर तब तो इकोनॉमी में उतनी ही मुद्रा की सप्लाई ऑफ मनी हर महीने बदलती घटती रहती है। तो मैं कहूंगा यस, आपकी बात सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब अनुमान लगाया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जुलाई से लेकर के अप्रैल महीने तक वेल आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होती है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होती, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मान ज्यादा होता है, इकोनॉमी में वेलोसिटी ज्यादा होती है, इकोनॉमी में चलन गति ज्यादा होती है। और आपका जून से लेकर के सॉरी मई से लेकर के आपके पास जून तक, ये 2-3 महीने जहां पर होते हैं, यहां पर इकोनॉमी में वेलोसिटी का मान कम हो जाता है। तो एक मुद्रा की मात्रा बने रहने पर भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति डिफरेंस डेटा आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी का मान अलग अलग आता है। ये आपके एक मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इकोनॉमी में जो नोट छप करके आती है वही मुद्रा की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा चलन गति क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने में। और इस इक्वेशन से आपने देख लिया। चलो अब तीसरा पॉइंट आपका डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेसर फिशर ने कहा कि जहां पर डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पर वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन हो जाएगी। तो वहां पर वैल्यू ऑफ मनी को हम डिटरमाइन कर देंगे। तो डिमांड ऑफ मनी आपने देखा, डिमांड ऑफ मनी सिग्मा PT थी,
सिग्मा पीटी, पी क्यू को मैंने पीटी में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि क्यू में केवल क्वांटिटी थी, केवल वस्तुएं थी, और मैंने टी में क्या किया, वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों को सम्मिलित कर लिया। तो सिग्मा पीटी आपका मान हो जाएगा सिग्मा पीटी इक्वल टू सिग्मा एम वी। अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं पीटी इक्वल टू एम वी, पीटी इक्वल टू एम वी। चलो मैं इसको एक बार फिर से सब डिफाइन कर देता हूं सारे। P स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी, P स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, दोनों का मूल्य रिप्रेजेंट कर रहा है, कमोडिटी एंड सर्विसेज। ठीक है। T रिप्रेजेंटेड ट्रांजैक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। M स्टैंड फॉर सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी में कितनी नोट इकोनॉमी में प्रिंट होकर के आई है। एंड वी रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को, चलन गति, कितने हाथों से गुजरती है, दैट रिप्रेजेंटिंग चलन गति। चलो, ये फार्मूला दैट इज कॉल्ड फिशर इक्वेशन के नाम से इसे जाना जाता है, ये फिशर समीकरण के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप देखना एग्जाम में इस फार्मूले से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अब प्रश्न क्या आएगा ये देख लो। पीटी इक्वल टू एम वी, मैंने ये फार्मूला भी आपके सामने रखा। चलो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा टी को इधर ट्रांसफर मार देते हैं। P इक्वल टू एम वी अपॉन टी, ये आपका एक फार्मूला है। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर मैं P का मान यहां पे कैलकुलेट कर लूं तो वे आपके पास वैल्यू ऑफ मनी का मान कैलकुलेट कर सकता हूं। शायद अब P मिल जाएगा ना मुझे, अब P मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो अब मैं P कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वेलोसिटी का मान एंड ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का मान कांस्टेंट है, इन दोनों का मान लू मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, जितनी चलन गति पिछले साल थी वही चलन गति इस वर्ष है, जितनी वस्तुएं आपने पहले खरीदी थी उतनी ही वस्तुएं अभी भी खरीदेंगे। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, P इक्वल टू एम आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब दो देखिए, दोनों अनुपातिक संबंध रखेंगे। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, क्या है कि P क्या होता है, आपके पास M से अनुपातिक रूप में जुड़ा हुआ है, वो भी धनात्मक। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मान दुगना बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर भी दुगना बढ़ जाता है। ठीक है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की मात्रा को डबल कर देती, सर्कुलेशन में ज्यादा नोट पब्लिश करके डाल देती है, तो अर्थव्यवस्था में सप्लाई वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी डबल हो जाएगा। अगर इकोनॉमी में मुद्रा का पूर्ति 3 गुना हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा वस्तु का मूल्य भी 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति आधी हो जाती है तो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी आधा हो जाएगा। आपने तो कहा ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल गया, और आरबीआई ने इस समीकरण को अपने बैंकिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत बना दिया। आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी मौद्रिक नीति अपनाती है तो इस इक्वेशन को अपने दिमाग में रखती है कि पी जो होता प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेटेड, पॉजिटिव रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ मनी के होता है। अगर इकोनॉमी में वो ज्यादा मुद्रा सर्कुलेशन में डाल देते, चाहे वो लोन के रूप में डाल दें, चाहे करेंसी छाप के डाल दें, तो अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी उसी रेशियो से प्रभावित होगा, उसी रेशियो से बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप हो जाता है। दूसरा, अगर इकोनॉमी में V का मान कांस्टेंट अब नहीं करते हैं, V का मान बढ़ेगा
तो P का मान भी बढ़ेगा। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेट। ठीक है। एंड आपका जो टी का मान है, ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विस का मान है, ये इकोनॉमी में इनवर्स रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी से। तो एग्जाम में यही प्रश्न यहां से आपके ये तीन इक्वेशन मैंने तीन फॉर्म पे रखे हैं, इसमें से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप पूछा जाएगा और आप पेपर में साइड में कहीं लिख लीजिए। वहीं पर जब आपका क्वेश्चन पेपर आए, जब आप क्वेश्चन करें, तो वहीं पर पीटी इक्वल टू एमवी लिख लीजिए। आपको जो रिलेशन से पूछा जाए वहीं पर आप निकाल करके देख लीजिए। ठीक है। तो ये आपके पास इन्फ्लेशन की थ्योरी यहीं से आपको डेवलप हुई। आपसे पूछा जाता कि आखिर इन्फ्लेशन की थ्योरी कहां से आती है? फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत से आती है। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो आपका बैंकिंग का बेस बना, और बैंकिंग के बेस में मॉनेटरी पॉलिसी का बेस बना, और मॉनेटरी पॉलिसी में ही इन्फ्लेशन के लक्षण छुपे हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी में प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ना, यानी जो आप इन्फ्लेशन जिसको कहते हो, प्राइस ऑफ कमोडिटी का बढ़ जाना, प्राइस ऑफ कमोडिटी को बढ़ना, जिसको आप लोग इन्फ्लेशन की संज्ञा देते हो, इन्फ्लेशन कहते हो, वो वास्तव में सप्लाई ऑफ मनी से इंटरलिंक होता है, मुद्रा की पूर्ति से इंटरलिंक होता है। ठीक है। और व्यापार चक्र में जो हार्ट्रे का सिद्धांत था, वो मॉनेटरी फिनोमिना था, वो भी यहीं से उसका संबंध हो जाता कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, यानी बैंक ब्याज की दरें कम कर देता, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, तो उससे प्राइस ऑफ कमोडिटी इन्फ्लुएंस होगी, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास एक निकल करके आता है कि चाहे वो ट्रेड साइकिल थ्योरी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन थ्योरी हो, ठीक है, चाहे बैंकिंग थ्योरी हो, सब इसी सिद्धांत से यहीं से ऑपरेट होती है। और ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को अगर मैं सप्लाई ऑफ मनी को मैं आधार अक्ष पर ले लूं, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी को मैं लंब अक्ष पर ले लूं, तो ये 45 डिग्री की रेखा मुझे मिलेगी। 45 डिग्री का रेखा का मतलब होता है P इज द फंक्शन ऑफ M, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनेट रिलेटेड टू द प्राइस। जो मनी सप्लाई होती है वो प्राइस से प्रोपोर्शनेट रिलेटेड है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा 1 गुना है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य भी 1p होगा। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 2 गुना हो जाती है, 2m हो जाती है, अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी दुगनी हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी दुगना हो जाएगा। 2 टाइम्स प्राइस बढ़ जाएगा। 2 टाइम प्राइस बढ़ने का मतलब होता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई है। ठीक है। जब इकोनॉमी में 3 गुना मुद्रा की पूर्ति होती है, तो आपके पास क्या होती है? प्राइस भी 3 गुना बढ़ जाता है। जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी 4 गुना होती है, तो प्राइस भी 4 गुना बढ़ जाता है। तो अब आपको थ्योरी समझ में आ गई कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती जाती है, एंड सप्लाई ऑफ मनी कम होने से, सप्लाई ऑफ मनी कम होने से प्राइस ऑफ कमोडिटी भी कम होती चली जाती है। ये आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया। ठीक है। और मैंने इसके पूर्व देखा था कि वैल्यू ऑफ मनी, जिसको मैंने स्मॉल p से कैलकुलेट किया था, इट इज इनवर्स रिलेटेड टू द, इससे प्राइस ऑफ कमोडिटी से। और p का मान चलो m में रख दो, m फॉर्म में रख दो, p इक्वल टू m है। वी नो दैट, कहां से मैं जानता हूं? फिशर के समीकरण से मैं जानता हूं कि p इज इक्वल टू m होता है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन, तो हम क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मनी का 1/m हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी अगर इकोनॉमी में दुगना हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी ना। बचपन में आपके पास 10 रुपए का कितना वैल्यू रहती थी ना, क्योंकि आपके पास सप्लाई ऑफ मनी नहीं होती थी। ठीक है। जब आप बड़े हुए, गवर्नमेंट जॉब में आ गए, आपके पास सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो गई, आपके पॉकेट में ज्यादा ढेर सारे पैसे हो गए, तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई ना। तो जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती चली जाएगी, अभी तो देखिएगा, अभी 10 रुपए की जो आप वैल्यू समझ रहे हैं ना,
कुछ दिन बाद देखिएगा इतनी अधिक सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी कि 10 रुपए के जो नोट है वो आपके 1 रुपए के कॉइन के बराबर लगने लगेगा। बिकॉज ऑफ 1 रुपए की कॉइन की जो परचेजिंग पावर है वो 10 रुपए की आगे कुछ समय बाद होगी। तो आपकी गलती नहीं है कि आपने 10 रुपए के 1 रुपए के बराबर कर दिया, बिकॉज ऑफ उसकी परचेजिंग पावर डिक्लाइन कर गई है, इसलिए आप कहते हो कि सर दैट हैव द वैल्यू, 1 रुपए के बराबर इसकी अब वैल्यू हो गई है। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है और ये वैल्यू ऑफ मनी के बीच का रिलेशनशिप है। और इसको जब मैंने डायग्राम में प्लॉट किया, डायग्राम में प्लॉट करने के बाद वैल्यू ऑफ मनी को और यहां पर सप्लाई ऑफ मनी को मैंने जब प्लॉट किया तो मुझे रेक्टेंगल हाइपरबोला प्राप्त हुआ। रेक्टेंगल हाइपरबोला प्राप्त हुआ, यानी रेक्टेंगल हाइपरबोला का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी OM1 थी तो इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ मनी इतनी थी। ठीक है? जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़कर के दुगना हो गई तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो गई? आधी हो गई, हाफ हो गई, आधी हो गई। देखिए, आधी हो गई। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़कर के M3 हो गई तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो गई? 1/3 हो गई, 1/3 हो गई। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़कर के कितनी हो गई? जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़कर के 4 टाइम्स बढ़ जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी 1/4 हो गई। ठीक है? तो आपके पूर्व समय में आपने देखा होगा कि पूर्वजों के समय में इतनी अधिक सप्लाई ऑफ मनी नहीं थी, तब वहां पर वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा हुआ करती थी। वैल्यू ऑफ मनी वहां पर ज्यादा हुआ करती थी। इन द प्रेजेंट इरा आपकी कई मनी चलने लगी है, डिजिटल मनी, ATM मनी। ठीक है, ये सारी मनी के फॉर्म हो गए जो सप्लाई ऑफ मनी को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैल्यू ऑफ मनी कॉन्टिन्यू डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बना, इन्फ्लेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बना, और इस कॉन्सेप्ट के बिना आप इन्फ्लेशन को समझना मुश्किल है, ट्रेड साइकिल को समझना मुश्किल है, बैंकिंग सिद्धांत को समझना मुश्किल है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमी में जब लोगों का वेतन बढ़ा देती है गवर्नमेंट, दुगना कर देती है वेतन, तो इकोनॉमी में प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ना अनिवार्य है। जब मनरेगा सामाजिक सुरक्षा का जो उनका बेस है, स्कॉलरशिप्स है, सप्लाई ऑफ मनी वहां पे बढ़ा देती है, तो इकोनॉमी में प्राइस बढ़ना लाजिमी है। क्योंकि फिशर का सिद्धांत ये बता रहा है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इकोनॉमी में वैल्यू और प्राइस ऑफ कमोडिटी भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो चलो, ये बेस बना इन्फ्लेशन का। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़े लेकिन उस अनुपात में उत्पादन ना बढ़े, उत्पादन ना बढ़े, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जिस अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े, मूल्य जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर इकोनॉमी में उत्पादन, प्रोडक्शन उस रेशियो से नहीं बढ़ता है तो आप इन्फ्लेशन की संज्ञा देंगे। जबकि नॉर्मल भाषा में किसी प्रकार के मूल्य वृद्धि को इन्फ्लेशन मान लिया जाता था। किसी भी प्रकार के मूल्य वृद्धि को स्फीत माना जाता था। किसी भी प्रकार के मूल्य वृद्धि को स्फीत मान लिया जाता था। प्रोफेसर कीन्स ने इसका विरोध किया और प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट तक जो भी मूल्य बढ़ेगा वो इन्फ्लेशन नहीं माना जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, हम लोग जो भी मूल्य बढ़ता, प्राइस राइज जो होता है, उसको इन्फ्लेशन मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप बेसिक है, याद रखिएगा कि कीन्स में, क्लासिकल ने किसी प्रकार का मूल्य वृद्धि माना लेकिन उसके अनुसार उत्पादन ना बढ़े, उसको मूल आप मुद्रास्फीति इन्होंने घोषित किया। कीन्स ने कहा नहीं, इकोनॉमी जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती तब तक अगर मूल्य बढ़ता है तो उसे इन्फ्लेशन नहीं मानना चाहिए, उसके बाद इन्फ्लेशन मानना चाहिए।
मतलब क्या कहना चाह रहे थे? आपके पास ओ एक्स, ये आपके पास ओ वाई है, ये आपके पास प्राइस एक्सेस है। ठीक है, ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट का है, इस तरह दिखाता है। ये देखिए आपके पास आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट दोनों को मैं ले लेता हूं इसमें। ये इकोनॉमी में आपके पास धनात्मक ढाल का, पॉजिटिव ढाल का, इलास्टिकल ढाल का सप्लाई कर्व है, और इस पॉइंट के बाद ये इनइलास्टिक हो जा रहा है। ये सप्लाई कर्व है दैट हैव टू टाइप्स ऑफ द स्लोप। इसकी दो प्रकार की ढाल है। एक तो इसका धनात्मक पार्ट है जो फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले का है, और इसके बाद का था एफ और एस, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद का पोर्शन है दैट इज इनइलास्टिक, जो कि बेलोचदार है, जो कि बेलोचदार है। अब इकोनॉमी में इन्होंने कहा कि जब इकोनॉमी में प्राइस राइज अगर यहां पर होता, P1 प्राइस होता है, आउटपुट आपका OQ1 है। जब प्राइस आपका बढ़ करके कितना हो जाता, P2 हो जाता, प्राइस राइज देखो हुआ, बट इसे इन्फ्लेशन नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, काउंट किया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोग उत्पादन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और हम फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले हैं। तो ये जो आपका P1 से P2 प्राइस हुआ, इट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। जब आपका प्राइस आप करके कितना हो जाए, प्राइस बढ़ करके P3 हो जाए, और आपकी इकोनॉमी में क्वांटिटी बढ़ करके Q3 हो जाती है, तो ये प्राइस राइज भी आपका, ये प्राइस राइज इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि यहां से पुनः उत्पादन बढ़ गया। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अगर O से लेकर के F, ये धनात्मक ढाल वाली पूर्ति रेखा पे यदि हम चलते हैं, तो धनात्मक ढाल वाली रेखा में पूर्ति में चलने के परिणाम स्वरूप हम लोग इसे प्राइस राइज की संज्ञा नहीं देंगे। इट इज नॉट कॉल्ड प्राइस राइज, इसे हम लोग इन्फ्लेशन, इस प्राइस राइज तो कहेंगे, बट इट इज नॉट इन्फ्लेशन, इसे इन्फ्लेशन की संज्ञा नहीं देंगे। इट इज नॉट इन्फ्लेशन। ठीक है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि इकोनॉमी में जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर किसी कारण से प्राइस राइज होता है, किसी कारण से, कारण दो ही हो सकते हैं, या तो डिमांड हो सकता है, या तो सप्लाई हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, तो किसी कारण से अगर प्राइस राइज होकर के P4 प्राइस हो जाता है, तो P3 से जो P4 प्राइस राइज हुआ है, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसे हम लोग इन्फ्लेशन की संज्ञा देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए, इट इज नॉट इन्फ्लेशन। बी से एफ पर आए, इट इज नॉट इन्फ्लेशन। लेकिन एफ से आपके पास सी पॉइंट पर जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और फिर किसी कारण से अगर मूल्य बढ़ जाता है, और मूल्य बढ़ करके P5 हो जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसको भी हम इन्फ्लेशन की संज्ञा देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार जो आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जहां पर आपका सप्लाई कर्व इनइलास्टिक हो जाता है, उसी पर हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करते हैं। दिस इज नोटेबल पॉइंट ऑफ यू फॉर यू, ये आपके लिए नोटेबल पॉइंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोनॉमी में, ये आपका प्रश्न आ सकता कैसे, निम्न में से कब हम इन्फ्लेशन की स्थिति को स्वीकार करेंगे, कब हम इन्फ्लेशन को मानेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका पूर्ण रोजगार से पूर्व, पूर्ण रोजगार से पूर्व मूल्य में वृद्धि। बी ऑप्शन पूर्ण रोजगार के बाद मूल्य में वृद्धि। सी पूर्ण रोजगार पर। और चौथा आपका डी ऑप्शन बन जाएगा उपरोक्त सभी। अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता तो उपरोक्त सभी हो जाता। ठीक है, बट कीन्सियन अप्रोच है, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कीन्सियन अप्रोच के अनुसार। तो ये पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है। प्रोफेसर आगे बढ़े और उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मांगजन्य इन्फ्लेशन, और दूसरा आपका होता है पूर्तिजन्य इन्फ्लेशन। ठीक है, लागत जन्य जिसे कहते हैं, लागत जन्य इन्फ्लेशन स्फीति।
जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाए, ठीक है, पहला पॉइंट है, दैट इज नोटेबल पॉइंट। जब इकोनॉमी में मांग जन्य स्फीति वो होती है जब अर्थव्यवस्था में किसी कारण से मांग बढ़ जाए। मांग बढ़ जाने के कारण जो अर्थव्यवस्था में स्फीति दिखाई पड़ती है उसे मांग जन्य इन्फ्लेशन या मांग जन्य मुद्रा स्फीति की संज्ञा दी जाती है। और मांग जन्य मुद्रा स्फीति का कारण यह होता कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाना। मुद्रा की पूर्ति कैसे बढ़ जाती है? इकोनॉमी में अगर लोगों का वेतन बढ़ा दो, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप या इकोनॉमी में ब्याज की दर कम कर दो तो उससे इकोनॉमी में लोगों के हाथ में मनी ढेर सारी हो जाएगी। मनी हो जाएगी ढेर सारी तो इकोनॉमी में लोगों के हाथों में मनी ज्यादा मिल जाएगी। वेतन बढ़ जाने से आपके हाथ में ज्यादा मनी हो जाएगी। आपसे मैं अब 6 महीने बाद जब मिलूंगा तो आप देखिएगा रिच मिलेंगे मुझे, ठीक है। अभी आप नॉर्मल चाय समोसे पे बात करेंगे, हो सकता है उस समय और बड़ी बात करें कि चलिए सर पार्टी लेते हैं, ठीक है, खाते हैं। तो जब आपके हाथ में वेतन होगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। जब इकोनॉमी में ब्याज की दरें कम होती हैं तो जो पूंजीपति होते हैं वो ज्यादा लोन ले लेते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। वो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है और इस डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है उसे मांग जन्य मुद्रा स्फीति की संज्ञा दी जाती है। चलो देख लो डायग्राम में। ओ एक्स ओ वाई, ये देखिए आपका कीन्स का सप्लाई कर्व है। आप बार बार बोल रहे होगे सर ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व लग रहा है। हाँ वही एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। आपका एफ पॉइंट के बाद इन इलास्टिक हो जाता है, ये पैरेलल टू द क्या कहते हैं, देखो डायग्राम भी अच्छा नहीं बना, एक मिनट। इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस के समांतर होगा, ठीक है। आपका एफ पॉइंट है। अगर इकोनॉमी में नीचे हमने क्वांटिटी को ले लिया, ऊपर हमने प्राइस को ले लिया। अगर इकोनॉमी में ये डिमांड रेखा है डी, देखो डी एंड सप्लाई रेखा दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ई पॉइंट पर। इकोनॉमी में आउटपुट क्यू ओ क्यू वन है एंड प्राइस कितना है? प्राइस आपका ओपी वन है, ठीक है। प्राइस कितना? ओपी वन है, क्वांटिटी ओ क्यू वन है। इकोनॉमी में इस कारण से आपकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो जिससे डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो आप कहां पर आ जाओगे? D1 पर आ जाओगे। D1 पर आ जाओगे, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। और E1 होने से मूल्य बढ़ करके P2 हो जाएगा। जब मूल्य बढ़ेगा तो इस मूल्य की वृद्धि को प्रोफेसर कीन्स ने कहा आप कैलकुलेट नहीं करोगे, ये इन्फ्लेशन नहीं है क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट के पूर्व है, ठीक है। फिर से इकोनॉमी में वेतन आपका और बढ़ जाता है, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से वेतन आपका और बढ़ता है, वेतन और बढ़ने के परिणाम स्वरूप आपकी क्वांटिटी Q3 बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन, ये भी इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। जब इकोनॉमी में और अधिक डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के बाद नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 आप सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर आउटपुट का मान नहीं बढ़ रहा है तो ये जो आपके पास इन्फ्लेशन होगा, ये जो मूल्य की वृद्धि हो गई, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मांग जन्य मुद्रा स्फीति कहलाएगी। जब मांग में वृद्धि के कारण फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद मूल्य में वृद्धि होती है तो इसे हम लोग मांग जन्य मुद्रा स्फीति की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए मांग जन्य मुद्रा स्फीति क्या है। दूसरा आपके पास पॉइंट आता है पूर्ति जन्य मुद्रा स्फीति। पूर्ति जन्य, पूर्ति जन्य का मतलब होता है लागत जन्य। लागत जन्य मुद्रा स्फीति का तात्पर्य यह होता है कि जब इकोनॉमी में लागतों में बढ़ हो जाए, जैसे मजदूर संगठन क्या कर दें, मजदूर संगठन अपना वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दें,
कि नहीं मुझे वेतन बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी उत्पादक अपने जेब से वेतन तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जब वेतन बढ़ा देगा तो उसको कहां पे, प्राइस में इंक्लूड कर देगा ना। जब वेतन बढ़ेगा तो लागतें बढ़ जाएंगी, वेतन बढ़ने से लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने से वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होता है, कभी कभी उत्पादक स्वयं का लाभ बढ़ाने का प्रयास करता है। उत्पादक स्वयं का लाभ बढ़ाना चाहता है। आपने देखा होगा कि ही वांट टू, क्या होता है, दे वांट टू इंप्रूव या इंक्रीज देयर प्रॉफिट। तो वो क्या करता है, जब प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो भी वो प्राइस बढ़ाना चाहेगा। तो दो कारण से आपका लागत जन्य स्फीति होती है। एक तो मजदूर संगठन के वेतन बढ़ाने के कारण, और दूसरा उत्पादक अपना लाभ बढ़ाना चाहता, इसलिए लागतों में वृद्धि होती है, और ये लागतों में जो वृद्धि होगी ये प्राइस बढ़ा देगा। तो इसे हम लोग पूर्तिजन्य या लागत जन्य मुद्रास्फीति की संज्ञा देते हैं। चलो डायग्राम देख लेते हैं। आपके पास OX एंड OY, आपने ऊपर प्राइस को लिया, नीचे आपका वही आउटपुट है। ये आपका कीन्स के अनुसार सब एग्रीगेट सप्लाई लाइन है। जो सप्लाई लाइन है आपका एक F पॉइंट के बाद F पॉइंट रिप्रेजेंटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपरी पोर्शन इनइलास्टिक है, और ऊपर पोर्शन में ही जो प्राइस में वृद्धि होगी वही माना जाएगा। अब मान के चलिए कि ये इकोनॉमी में डिमांड रेखा है, ये इकोनॉमी की डिमांड रेखा है D1, और दोनों इक्वल हो जाते हैं कहां पर, दोनों इक्वल हो जाते हैं Q पर, OQ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों OQ पर इक्वल हो जाते हैं, इसलिए आपका इकोनॉमी में प्राइस कितना हो जाता है, OP प्राइस हो जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमी में जब लागतों में वृद्धि होता है तो लागतों में वृद्धि को हम लोग सप्लाई कर्व ऐसे दिखाते हैं। ये लीजिए, ये सप्लाई कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, और आपकी हो गई S1 सप्लाई कर्व हो गई। अब देखिए लागत बढ़ गई, ठीक है, कॉस्ट इनहेंस हो गई, यहां पे कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई, कॉस्ट यहां पर बढ़ गई। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट F से हम कहां पर आ जाते हैं, E पॉइंट पर आ जाते हैं। और यहां पर आप देखिए कि इकोनॉमी में प्राइस आपका बढ़ करके P1 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्राइस P से P1 बढ़ जाता है, ये प्राइस जो इनहेंस हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, ये आपका प्राइस किसके कारण हुआ, लागतों के कारण। इसे लागत जन्य स्फीति कहेंगे, लागत जन्य स्फीति की इसे संज्ञा दी जाएगी। फिर से लागत बढ़ जाए, फिर से लागत बढ़ जाए, और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आ जाते हैं, E1 पर आ जाते हैं। तो लागत बढ़ने से देखिए नया संतुलन बिंदु E1 हो जाता है, और नया संतुलन बिंदु E1 होने के परिणाम स्वरूप नया मूल्य स्तर आपका P2 हो जाता है। तो ये लागत में बढ़ने के कारण जो आपका मूल्य में वृद्धि हुई है, इसे हम लोग लागत जन्य स्फीति की संज्ञा देते हैं। ये लागत जन्य स्फीति कहलाती है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। ठीक है, अब एक और बात होती है, दोनों मांग जन्य तथा लागत जन्य, मांग जन्य एवं लागत जन्य दोनों मुद्रास्फीति एक साथ भी काम करती हैं। कैसे, देखो मजदूरों ने अपना एक तरफ तो क्या कहा, मजदूरों ने कहा हमारा वेतन बढ़ाओ, तो लागत जन्य स्फीति हो गई। और वेतन बढ़ने से इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी भी तो बढ़ेगी, सॉरी सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, इकोनॉमी में डिमांड ऑफ मनी भी तो बढ़ेगी, तो मांग जन्य स्फीति जन्म लेगी। एक तरफ तो वेतन आपने बढ़वाने का दबाव दिया किसके ऊपर, मालिक के ऊपर, तो मालिक ने आपका वेतन बढ़ा दिया तो वो लागत बढ़ा दिया, और लागत जन्य स्फीति आपको आ गई। और दूसरी तरफ आप वेतन अच्छा पाए, सबसे बढ़िया रसगुल्ले आपने खरीदा। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो डिमांड जनरेट आपकी हो गई, वो भी तो मुद्रास्फीति को जन्म देगी। तो ये डायग्राम आप देख ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ये आपका पास सप्लाई कर्व है, ये आपके पास एसएस सप्लाई कर्व है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट F है।
ये आपके पास डिमांड है, ये इकोनॉमी में आपके पास क्वांटिटी है, ये आपके पास उत्पादन की मात्रा है। अब क्या होता है, मजदूर, ये आपके पास प्रारंभिक मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य ओपी। मजदूरों ने दबाव दिया मालिक से कि हमारा वेतन बढ़ाओ, ठीक है। प्रोड्यूसर ने अपना लाभ बढ़ाने के चक्कर में, तो आपके पास ये पूर्ति रेखा कुछ ऐसी हो जाती है, पूर्ति रेखा एस से S1 हो जाती है, ठीक है। तो नया संतुलन बिंदु देखिए, आपका पास ये डिमांड करो तो वही पुरानी रेखा डिमांड रेखा है, और सप्लाई रेखा नई हो जाती, तो नया संतुलन बिंदु आपका E1 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास जो मूल्य होता है वो बढ़कर के क्या हो जाता है, P1 हो जाता है। मूल्य बढ़कर के आपका क्या हो जाता है, P1 हो जाता है। तो ये आपके पास P से P1 जो हुआ, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ, CPI होगा कि नहीं। ये लागत में वृद्धि के कारण ये मूल्य जो बढ़ा, ये लागत में वृद्धि के कारण मूल्य बढ़ा, इसीलिए इसे CPI कहते हैं, ठीक है। लागत जन मुद्रास्फीति। और हम F से E1 पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी में वेतन मिला और वो लेबर वेतन पाए, तो वेतन के कारण उनका डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ने के कारण आपका डिमांड कर्व D से D1 हो जाता है, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाता है, E2 प्राप्त हो जाता है। और नया डिमांड आपका E2 हो जाने के कारण नया आपका मूल्य बढ़कर के P2 हो जाता है, मूल्य बढ़कर के P2 हो जाता है। तो ये जो मूल्य बढ़ा P1 से P2, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और हम लोग E1 से E2 पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर से क्या होता, अब उनको श्रमिकों को क्या लगता है कि ये लो, हमारे मालिक ने तो उधर प्राइस बढ़ा दिया, अब मेरी रियल वैल्यू फिर से हो गई। फिर से वो मजदूर यूनियन दबाव डालती है मालिक के ऊपर, नहीं मेरा वेतन बढ़ाओ, अब हमारा सप्लाई करो, फिर ऊपर शिफ्ट होगा। तो हम E2 से E3 पर आ जाएंगे, फिर मूल्य बढ़ेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 हो जाएगा। फिर P2 से P3 आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, फिर उनका वेतन बढ़ेगा। तो हम इस प्रकार जिगजैग रूप में ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे, और इसे कहते हैं मांग जन्य तथा पूर्ति जन्य दोनों मुद्रा स्फीति इकोनॉमी में एक साथ वर्क करती हैं और एक साथ मुद्रा स्फीति को जन्म दे देती हैं। तो ये आपका जो आपका स्फीति होती है, इसे हम लोग मांग जन्य या दोनों यानी इंट्रैक्शन बिटवीन डिमांड एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की संज्ञा दी जाती है। और अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा स्फीति होती है वो वास्तव में दोनों कारणों से बढ़ती जाती है। तो ये आपका मनी इन्फ्लेशन का हमने टॉपिक आज समाप्त कर दिया है। अब आपके जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न